गुट्टी 555। नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी। आसियान को बताया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ। कहा हिंद प्रशांत पहल में आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान, 21वीं सदी एशिया की सदी। प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को मजबूत बनाने के लिए पेश किया 12 सूत्री प्रस्ताव। एशिया से यूरोप को जोड़ने के लिए आर्थिक गलियारे की स्थापना का आह्वान। आसियान के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने की भी पेशकश। प्रधानमंत्री ने कहा वसुधैव कुटुंबकम है G20 का मूल मंत्र। मानव केंद्रित वैश्वीकरण के सिद्धांत को दुनिया के अंतिम छोर तक ले जाना है हमारा कर्तव्य। अखबारों में लिखे लेख में ग्लोबल साउथ, जलवायु परिवर्तन समेत दूसरे मुद्दों पर रखे विचार। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्र प्रमुखों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई बड़े नेता सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को पहुंच रहे हैं राजधानी दिल्ली। G20 के रंग में डूबी पूरी दिल्ली। आयोजन स्थल भारत मंडपम की हुई है भव्य सजावट। राजधानी दिल्ली में लगाए गए महात्मा गांधी और चरखे के कटआउट्स। भैरव रोड पर लगाई गई भारतीय संगीत वाद्य यंत्र को दर्शाती हुई मूर्तियां। कई विपक्षी दलों द्वारा हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने का सिलसिला जारी। भाजपा का विपक्ष पर जोरदार पलटवार। कहा नहीं सहा जाएगा सनातन का अपमान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले सनातन विरोधियों के साथ है कांग्रेस का हाथ। पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। 15 अप्रैल को बंगाल दिवस मनाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित। भाजपा ने किया विरोध, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। स्थापना दिवस 20 जून को ही मनाने पर अड़े। और देश भर में जन्माष्टमी की धूम। मथुरा, वृंदावन से लेकर देश के अन्य मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। दही हांडी के उत्सव में डूबी मुंबई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। तो ये तब तक की तमाम अहम सुर्खियां और सबसे पहले हम बात करेंगे आसियान शिखर सम्मेलन की। इंडोनेशिया के जकार्ता में प्रधानमंत्री ने 20वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी एशिया और हम सब की सदी है। पीएम ने कहा कि आसियान भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका बिल्कुल केंद्रीय स्तंभ है। प्रधानमंत्री ने यहां खाद्य सुरक्षा सहित स्वतंत्र नौवहन और नियम आधारित नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने पर खासा जोर दिया। उन्होंने आसियान भारत फंड और तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास खोलने की भी घोषणा की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य रूप से स्वागत हुआ। इंडोनेशिया की महिला व बाल विकास मंत्री धर्मावती ने उनकी अगवानी की।
वहीं जब प्रधानमंत्री होटल पहुंचे तब प्रवासियों में गजब का उत्साह नजर आया। लोगों के अभिवादन को प्रधानमंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज के साथ स्वीकार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आसियान भारत की 20वीं बैठक में हिस्सा लिया। सम्मेलन स्थल पर प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुपक्षीय विश्व में आसियान देशों के साथ भारत ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों ही रूपों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रमुख केंद्र आसियान देश हैं। प्रधानमंत्री ने नौवहन क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर विशेष तौर पर चर्चा की। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। बीते साल आसियान के साथ हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी को प्रधानमंत्री ने आपसी संबंधों के प्रगाढ़ होने का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री ने खाद्य सुरक्षा के लिए मिलेट्स को बढ़ावा देने और आसियान भारत फंड की घोषणा की, जो कि डिजिटल इंफ्रा के लिए वित्त उपलब्ध कराएगा। Prime Minister announced the formation of an ASEAN India Fund for Digital Future. This would provide financial connectivity between ASEAN and India. Prime Minister also announced support for IRIA, which is a ASEAN think tank, which would be our knowledge partner to further deepen ASEAN-India relations. Opening of the Embassy of India in Timor-Leste has also been announced by the Prime Minister. Timor-Leste, as you know, is an observer in the ASEAN. वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। ऐसे में कोविड-19 महामारी के बाद एक नियम आधारित वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। उन्होंने नौवहन, संपर्क, पर्यावरण सहित व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सहित ऊर्जा सुरक्षा पर भी चर्चा की। वहीं उन्होंने G20 में भारत के ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम की बात दोहराई। सदस्य देशों ने भारत की अध्यक्षता में G20 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री को शुभकामना दी। जकार्ता से आरेंद्र प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कुल मिलाकर इंडोनेशिया से एक बड़ा संदेश निकला है, जहां पर भारत ने अपनी बात प्रमुखता के साथ में रखी है। अब अगला नंबर दिल्ली का है, जहां पर G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जहां पर विश्व नेताओं के जुटने का सिलसिले की शुरुआत होने जा रही है। इंडोनेशिया से अपने सहयोगी अमित साहू और कैमरामैन संजय जैना के साथ मैं आरेंद्र प्रताप सिंह, DD न्यूज के लिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत और आसियान के जो संबंध हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत कई बार कह चुका है कि जो सेंट्रलिटी है, आसियान सेंट्रलिटी, वो बहुत जरूरी है। हम कुछ वीडियो कॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये क्या कुछ महत्वपूर्ण है। और अभी हमने आपको बताया कि इस दौरान जब प्रधानमंत्री ने आसियान सम्मेलन को संबोधित किया, उन्होंने 12 सूत्री प्रस्ताव दिए हैं। वो क्या कुछ प्रस्ताव हैं, हम एक एक करके आपको हम बताते हैं। ये देखिए, 12 सूत्री प्रस्ताव है और प्रधानमंत्री ने जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है, ये हमने आपको बताया। 18वें पूर्वी एशिया ईस्ट एशिया समिट में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। ये तो हुई अहम बातें, लेकिन उसके बाद जो 12 सूत्री प्रस्ताव है, हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को मजबूत बनाने के लिए
जो 12 सूत्री प्रस्ताव हैं उसको प्रधानमंत्री ने दिया है। वो क्या कुछ प्रस्ताव है? नंबर 1, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप को जोड़ने वाले जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है और आर्थिक गलियारे की स्थापना, इस बात का जोर प्रधानमंत्री ने दिया है कि एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो और आर्थिक गलियारा बने। यह प्रधानमंत्री का प्रस्ताव है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा और सुनिएगा। दूसरा प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने यह दिया कि आसियान के जो साझेदार हैं उनके साथ भारत के जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस स्टैक को हम उसको शेयर करना चाहते हैं, हम उसको साझा करने की पेशकश प्रधानमंत्री ने दी है। दिल बहुत बड़ा है भारत का। उसने कहा कि हम उस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टैक है उसको हम बाकी देशों के साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरा प्रस्ताव भारत ने क्या दिया कि डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की घोषणा हो, एक फंड हो, एक फंड बने ताकि जो आसियान और भारत है डिजिटल भविष्य के लिए उसमें वो सहायक साबित हो सकता है। इस बात का भी प्रस्ताव भारत ने दिया। चौथा प्रस्ताव, आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक और अनुसंधान संस्थान को समर्थन देने की पुनः स्थापना की घोषणा की गई है। तो यह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि आसियान और पूर्वी एशिया का जो आर्थिक और अनुसंधान संस्थान है उसको भी समर्थन देने की भारत ने एक बार फिर से घोषणा की है। पांचवां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस इशू को न सिर्फ यहां पे बल्कि बाकी मंचों पर भी भारत रखने की लगातार कोशिश करता आ रहा है। और ये जो मुद्दा है वो ये है कि ग्लोबल जो साउथ है, जो विकासशील देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उनके सामने आने वाले मुद्दों को बहुपक्षीय मंचों पर सामूहिक रूप से उठाने का आह्वान किया गया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका कि समाधान भारत चाहता है कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनका हो। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव में किया है। जो छठा प्रस्ताव है वो ये कि आसियान देशों को ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। ये हम जानते हैं कि भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है वो बहुत ही एसेट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसको भी हम शामिल होने के लिए आमंत्रण दिए हैं कि इसमें आप ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बने, उसमें तमाम देश जो है वो शामिल हो सके। अगला है कि मिशन लाइफ पर एक साथ काम करने का। हम जानते हैं कि मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और इसलिए भी प्रधानमंत्री का ये प्रस्ताव कि एक साथ काम करें क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं कंट्रीज को हो रहा है। आने वाले दिनों में और भी होने की संभावना जताई जा रही है, तो इसलिए भी मिशन लाइफ पर एक साथ काम करने का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया है। आठवां, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री और भारत में जन औषधि केंद्र, ये जो जन औषधि केंद्र है इससे जो भारत को जो अनुभव मिला है बीते वर्षों में, वो भारत आसियान देशों के साथ भी उस अनुभव को साझा करना चाहता है, उसकी पेशकश भारत ने की है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस पे मेडिसिन आपको मिले, यह भारत सरकार की कोशिश है और जन औषधि केंद्र इसी दिशा में खोले गए हैं और ये अब चाह रहे हैं कि आसियान देश जो हैं वो भी इसके अनुभव का लाभ उठाए। नौवां प्रस्ताव यह है कि आतंकवाद, बहुत ही अहम मुद्दा, आतंक का जो वित्त पोषण है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, और साइबर सिक्योरिटी दुष्प्रचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान। ये जो ट्रेडिशनल लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं ना वेपन से, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब साइबर अपराध और साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। आतंकवाद भी हम जानते हैं बहुत बड़ा मसला है, और आतंकवाद को जो वित्त पोषित करते हैं, जो पैसे जो फंड देते हैं, उन पर भी नकेल कसे, ये भारत ने प्रस्ताव दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आह्वान है। 10वां आह्वान यह है कि आसियान देशों को आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया है। आपदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन आपदाओं से निपटने के लिए, चूंकि हम जानते हैं कि भारत सहित जो आसियान के देश हैं वो बहुत ही वल्नरेबल हैं, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए कि उन तमाम आपदाओं को, चाहे वो सुनामी की बात कर लें या फिर भूकंप की बात कर लें, इससे बहुत ही संवेदनशील हैं। ऐसे में वहां भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस बात का पुरजोर समर्थन करता आ रहा है भारत। अगला है कि आपदा प्रबंधन में सहयोग का आह्वान, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें सभी जो सदस्य देश हैं वो एक साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, इस बात का भी प्रस्ताव भारत ने दिया है। और आखिरी प्रस्ताव हम आपको बताते हैं, 12वां प्रस्ताव यह है कि चाहे वो समुद्री सुरक्षा हो, संरक्षा हो और डोमेन कार्य क्षेत्र जागरूकता पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान। तो ये कुछ अहम 12 प्रस्ताव थे जिसका कि जिक्र प्रधानमंत्री ने आज जब वो आसियान समिट को संबोधित कर रहे थे उस दौरान प्रधानमंत्री ने कही हैं। तो ये कुछ अहम बातें जिसका कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, हमने आतंकवाद का जिक्र किया, और वो हमारे पास तमाम चीजें हैं। जैसा कि हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आधार है, देखिए जनधन अकाउंट है, ये सारी चीजें वो एक एग्जाम्पल है कि भारत किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी एक्सेस
तमाम लोगों के पास है। भारत इसका लाभ उठा रहा है और भारत ने यह कहा है कि जो तमाम जो स्टैक हैं डिजिटल DIP को लेकर, उसको हम साझा कर सकते हैं जो तमाम देश हैं आसियान के साथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आसियान और जो बाकी देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया की उन्होंने बात कही, भारत तो है ही, वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया की बात की, यूरोप, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। माने भारत इधर आपका वेस्ट में पश्चिम एशिया, फिर यूरोप और फिर दक्षिण पूर्व एशिया, इतने बड़े विशाल नेटवर्क को एक साथ लाने के लिए जो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है उस पे काम करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो इसमें हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत लगातार मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है। चाहे अगर हम कहें जो भारत, म्यांमार और थाईलैंड है, ये एक नेशनल हाईवे बनता जा रहा है, इस पर लगातार काम चल रहा है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है और मेकोंग भारत आर्थिक गलियारा है। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं, अहम वो प्रोजेक्ट हैं जिस पर लगातार भारत काम कर रहा है। इन मायनों के, इन 12 प्रस्तावों के और भारत आसियान के जो संबंध हैं उनके क्या कुछ मायने हैं, हम आगे अपने मेहमानों से इस पर खास चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ नाइट। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। इसलिए थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। और चहुमुखी विकास के इन बड़े इरादों को सार्थक बना रहा है समयबद्ध तरीके से आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स, जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। और हमारा जो विशेष है वो यही है कि आसियान जो है वो क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भारत की है उसका वो केंद्रीय स्तंभ है। सेंट्रलिटी, भारत कई बार कह चुका है कि सेंट्रलिटी जो है वो आसियान है। हम आज इसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आसियान एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है और इस बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपका उनसे परिचय करवा दें तो जो विषय है वो आसियान एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ, और लगातार हमने आपको बताया किस तरह से भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस दिशा में आगे लगातार बढ़ता जा रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ। पहले लुक ईस्ट और लुक ईस्ट होने के बाद अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और एक्ट ईस्ट में अब ये जो तमाम जो आसियान के कंट्रीज हैं उनके साथ हम लगातार अपने जो राफ्ता है उसको कायम किए हुए हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं श्रुति पांडालाई जी जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं। श्रुति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नाइट के इस खास अंक में। और साथ ही साथ हमारे साथ योगेंद्र कुमार जी हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। योगेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेडीज फर्स्ट, श्रुति मैम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। और जैसा कि हमने कहा कि न सिर्फ इस बार बल्कि भारत बीते वर्षों में भी और आसियान समिट में भी कई बार ये कहता आ रहा है कि जब जियो पॉलिटिक्स की बात आती है, जियो पॉलिटिक्स में अब ग्लोबल साउथ और ग्लोबल साउथ में भी आसियान, तो ऐसे में भारत का जो आसियान सेंट्रलिटी का जो विजन है जिसका कि जिक्र आज भी प्रधानमंत्री ने किया, कैसे देखते हैं आसियान भारत के पर्सपेक्टिव में जब वो कहता है कि जो केंद्र बिंदु है वो अब आसियान है पूरे जियो पॉलिटिक्स का? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे आपने आमंत्रण दिया अपने शो पे। एम्बेसडर योगेंद्र के साथ बैठने का भी मौका मिल रहा है, तो थैंक यू वेरी मच।
इंडिया का जो इंडो पैसिफिक आउटलुक है या विजन कह लीजिए, उसमें हमेशा हमने ये कहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सेंट्रलिटी ऑफ आसियान एक बहुत बड़ा और विशेष मुद्दा रहा है उनके लिए। हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपने इंडो पैसिफिक विजन का हिस्सा मानते हैं, तो हमारे लिए आसियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम आसियान को रिप्लेस नहीं करना चाहते, उसके जो स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं उनको हटाना नहीं चाहते, पर हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स के विद इन कैसे और प्रगति ला सकते हैं, कैसे और कलेक्टिव एक्शन ला सकते हैं, उसकी बात करते हैं। जैसे आज हमने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने पहला ये कहा सबको कि आसियान मैटर्स, क्योंकि यहाँ सबकी आवाज सुनी जाती है और आसियान इसलिए हमारे लिए ये एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ है इंडो पैसिफिक का। तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है ऑफ हाउ इंडिया एक्चुअली लुक्स एट दिस, कि हम इस इंडो पैसिफिक विजन को कैसे अपनाते हैं। तो आसियान सेंट्रलिटी जरूरी है क्योंकि आप जैसे जानते हैं यूएस और चाइना के बीच में आप कहा जाए तो एक बहुत बड़ा ब्लॉक स्टाइल पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, और जब इंडिया कह रही है कि हम आपको एक ऑल्टरनेट विजन देंगे पर सबके साथ देंगे, सेंट्रल होके देंगे, तो उसमें इंडो पैसिफिक सेंट्रलिटी के लिए आसियान। श्रुति जी, चूंकि हमारे पास समय कम है और मुद्दे चूंकि हमने कहा कि 12 प्रस्ताव आज पीएम ने दिए हैं, मुझे लगता है कि एक एक करके उस पर हम टच करें तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा हमारे दर्शकों के लिए। योगेंद्र सर, जैसा कि प्रधानमंत्री ने एक प्रस्ताव दिया कि दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, भारत, वेस्ट एशिया और यूरोप को जो जोड़ने वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है उस पर भी ध्यान, और साथ साथ एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आर्थिक गलियारा, उस पर भारत ने एक प्रस्ताव दिया है। इस पे आपका टेक, चूंकि हम जानते हैं कि एक तरफ हम लगातार काम कर रहे हैं कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड जो ट्राइलेटरल जो नेशनल हाईवे है उस पर हम काम कर रहे हैं, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं, मेकोंग भारत आर्थिक गलियारा है, इन तमाम पे तो हम काम कर ही रहे हैं। अब भारत ने यह प्रस्ताव दिया कि दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इस पर आपका टेक? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री की जो सोच है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जैसे कि भारतवर्ष और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में तो कनेक्टिविटी जो है बनी हुई है, लेकिन म्यांमार में जो इसमें समस्याएं चल रही है उसकी वजह से वो लैंड रूट जो है उस पर थोड़ा सा एक मतलब क्वेश्चन मार्क आ गया है फिलहाल। लेकिन गल्फ की तरफ देखें या मिडिल ईस्ट की तरफ देखें तो वो जो कनेक्टिविटी हमारी ऑलरेडी बनी हुई है उसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे रेड सी के थ्रू है, जैसे भी है। और इस प्रकार से जो आजकल बात चल रही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, ले लीजिए बात, और प्रधानमंत्री ने तो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की बात भी की है जी, जिसमें कि जैसे हमारे जो है सरकार की तरफ से ये भी एक प्रस्ताव गया है कि भाई हाइड्रोजन, हम जो है हाइड्रोजन लिंक बना सकते हैं, कॉरिडोर बना सकते हैं इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। इस प्रकार से ये जो कनेक्टिविटी का लिंक बनेगा मल्टी मॉडल, चाहे वो शिप्स हैं या आप उसके अलावा जो है जहाँ पे रोड है वहाँ रोड, या इसके अलावा जैसे पावर ग्रिड है, डिजिटल ग्रिड है, वो सब जो है उसका जो है एक प्रकार से समझें कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, आप चाहे म्यांमार में देखें या पाकिस्तान या अफगानिस्तान में देखें, या ऊपर जो है आप देखें इसमें जैसे यूरेशिया में इसमें चल रहा है, यूक्रेन का जो चल रहा है, तो ये एक प्रकार से ग्रिड बनेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारतवर्ष का जो आजकल जो ग्लोबल रोल है जी, उस रोल का एक प्रकार से समझेंगे, एक प्रकार से ये एक रीढ़ की हड्डी बन सकता है। इसका ऐसा विजन है प्राइम मिनिस्टर का। बिल्कुल, ये बहुत जो है काम ऑलरेडी हो रहा है और उसकी संभावना और बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे जैसे भारतवर्ष का प्रभुत्व माने या प्रभाव माने या उनकी जो आर्थिक जो हमारा प्रभुत्व से बढ़ रहा है, और जो ओपनिंग आ रही है, चाहे G20 में ले लें, चाहे आसियान में ले लें, ईस्ट एशिया समिट में ले लें, तो वो जो है उस प्रकार से एक सेंट्रल रोल जो है इंडिया इसमें प्ले करने की पूरी संभावना है। ठीक है श्रुति मैम, समय की कमी है। दूसरा उन्होंने प्रस्ताव ये दिया है कि जो आसियान के जो साझेदार देश हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके साथ भारत ये दिल खोल के कह रहा है कि हमारे पास जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सपीरियंस है हम उसको साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए तैयार हैं। कितना फायदा उन तमाम देशों को पहुंचेगा? ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। हमने अपना जो
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप G20 का एजेंडा देखें, वहां पे भी हम कह रहे हैं कि हमने जो इंडिया ओन स्टैक बनाया है, जो हमने अपनी एक टेम्पलेट बनाई है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जी वो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं, क्योंकि हम जब कहते हैं हम ग्लोबल साउथ को रिक्लेम कर रहे हैं, वो सिर्फ शब्द या अल्फाज नहीं है, हम एक्चुअली आपके लिए सॉल्यूशंस लेके आए हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं। अगर आप देखा जाए, पिछले साल हमने आसियान इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया था, उसके 30 साल कंप्लीट हुए और उसमें इंडिया और सिंगापुर ने UPI और सिंगापुर पे का वो लिंक बनाया था। तो ये आप देखिए तो प्रोग्रेसिवली हम उसी सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन में बिल्ड कर रहे हैं। तो DPI हमारा सबसे सक्सेसफुल टेम्पलेट, ग्लोबल टेम्पलेट बनने जा रहा है, तो आसियान का तो बहुत फायदा होगा। और जब हम कहते हैं हम कनेक्टिविटी सिर्फ हार्ड ही नहीं, सॉफ्ट और फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, तो DPI से ज्यादा बेहतर शायद ही हम कुछ कर पाएं। ये एक एग्जांपल है जो कि अडॉप्ट किया जा सकता है, बहुत सारी कंट्रीज ने किया भी है। योगेंद्र सर, एक जो बहुत ही अहम मसला था वो ये था कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको जो मल्टीलैटरल फोरम्स पे हैं उन पर भी सामूहिक तौर पर उठाने का उन्होंने आह्वान किया है। आपकी नजर में वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको कि भारत कह रहा है कि हम उठाएंगे? देखिए, चैलेंजेस तो काफी हैं, जैसे कि आजकल जो है, जो आर्थिक इस समय संकट है देश, विश्व में इस वक्त जो है अनसर्टेनिटी जो है, जो प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया था इस समिट में, मीटिंग में भी और उसमें आसियान में भी किया, कि जो आजकल जो अस्थिरता आ रही है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल आप कहें या जो इकोनॉमिक कहें, तो उसमें जैसे कोविड की वजह से है, फिर यूक्रेन की वजह से है, क्लाइमेट चेंज की वजह से है, तो उसमें जो है ये एक प्रकार से इसमें जो अगर जो इस प्रकार से सहयोग हमारा बनेगा, तो एक तो कंसल्टेशन, आसियान कंट्रीज कंसल्टेशन एक जरूरी है। तो ऑलरेडी जैसे G20 में आसियान के रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें, लेकिन यूनाइटेड नेशंस हैं, WTO है जहां इसका जिक्र किया, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, बहुत से। ऐसे में योगेंद्र सर, क्या लगता है कि जो आसियान के जो कंट्रीज हैं, चूंकि मल्टीलेटरल फोरम में जो रिफॉर्म्स की बात भी भारत कई बार कहता है, उसमें आसियान किस तरह का सपोर्ट कर सकता है भारत को? देखिए, जो मुद्दे जो प्राइम मिनिस्टर ने उठाए हैं आसियान की मीटिंग में और AAS की मीटिंग में, वो सारे मुद्दे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उस पर एक प्रकार से आप कहें सहमति बनी हुई है। बाकी तो जो डिप्लोमेसी का सवाल है, किस प्रकार से कंसल्टेशन होते हैं हमारे मल्टीलैटरल फोरम में, नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि विदेश मंत्री हैं या फॉरेन सेक्रेटरी हैं उस लेवल पे, या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं डिफरेंट जो हमारे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे कंसल्टेशन करके आप समझेंगे एक प्रकार से कंसेंसस बनाया जा सकता है, जिसके आधार पर इन मामलों को जो है और भी मजबूती से रखा जा सकता है। क्योंकि आप जैसे देखते हैं कि जो डिवाइड है ग्लोबल साउथ में और ग्लोबल नॉर्थ में, वो डिवाइड कम नहीं हुई है। बिल्कुल। उसमें जितने भी इस प्रकार से ग्लोबल साउथ में जितनी भी यूनिटी होगी और जो प्रस्ताव ऐसे रखे जाएंगे जो कि न केवल उनके हित में है बल्कि विश्व के हित में है, तो मैं समझता हूँ कि इसका अच्छा प्रेशर जो है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में पड़ेगा और उससे जो है सबको फायदा होगा। लेकिन ऐसे में श्रुति मैम, हम जानते हैं कि जो बहुत बड़ा इशू है टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को लेकर है, और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि वैसे ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे वो कौन से नेशंस हैं जो कि इन एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। उस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकवाद हो, आतंकवाद के वित्त पोषण हो और साइबर सिक्योरिटी हो, इसके खिलाफ भी एक सामूहिक लड़ाई लड़ने की बात भारत ने की है। जी बिल्कुल, हमेशा भारत ने ये कहा इश्यूज ऑफ स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट ज्यादा आवाज उठनी चाहिए। यही नहीं, अगर आप देखा जाए तो आप जो सुरक्षा की बातें हैं, इस बार मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी प्रस्ताव रखे गए हैं। अगर आप देखें तो जो भारत जो करने की कोशिश कर रहा है वो एक लिंक बिल्ड कर रहा है। इंडिया इज एक क्वाड के पार्टनरशिप का पार्ट है, उसमें भी हम मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, टेररिज्म की रेजिलियंस की बात करते हैं। वही हम सॉर्ट ऑफ ब्रिज बिल्डिंग कर रहे हैं बिटवीन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे इन्होंने उठाए हैं और दिखाया है, शोकेस किया है कि भारत इन सारे मामलों में कैसी अपनी यूनिक आवाज और लिंक पेश कर रहा है, ब्रिज बिल्डर की तरह बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ऐसे में योगेंद्र सर, जब हम बात करते हैं कि भारत का जो एक सागर डॉक्ट्रिन है, सागर डॉक्ट्रिन और जो भारत का इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव है, ये जो दो इनिशिएटिव है, सागर डॉक्ट्रिन और इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, जब चूंकि हमारा थीम विषय आज का विशेष का यही है कि सेंट्रलिटी, आसियान सेंट्रलिटी, ऐसे में ये दोनों एजेंडे इस सेंट्रलिटी को किस तरह से और कितना पुश करते हुए आपको नजर आ रहे हैं?
देखिए सागर जो है उसमें जो प्रधानमंत्री का जो कंसेप्शन है वो ये कि हिंद महासागर में जो भी समस्याएं हैं, इनसिक्योरिटी की समस्याएं हैं, या जो आप कहें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है, या ग्लोबल या क्लाइमेट चेंज की बात है, उसमें उनका पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके साथ साथ आसियान ने भी एक आउटलुक इशू किया, आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक। तो उसमें क्योंकि आश्रम जैसे कि इंडोनेशिया ऐसी कंट्रीज हैं उसके मेंबर हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जी सर, तो ये जो है इनके बीच में जो आउटलुक बना है उनका आसियान का आउटलुक है और भारत वर्सेस सागर जो प्रपोजल है उसमें जो है ऑलरेडी बात चल रही किस प्रकार से जो है आप कहें हैंडशेक हैं हम उस तरीके से, जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, मैरीटाइम एजेंसीज हैं, चाहे कोस्ट गार्ड है, चाहे नेवीज हैं, कहीं ना कहीं कोस्टल पुलिस है, कि और जो है मतलब जो मतलब आप समझें कि जो मैरीटाइम जो आप कहें पोल्यूशन है, मेरीन पोल्यूशन वगैरह है, कि प्लास्टिक है और किस्म के पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी के इश्यूज हैं, तो उसमें ऑलरेडी डायलॉग जो है उसका एक मैकेनिज्म बना हुआ है आसियान के बीच में और IORA के बीच में, लेकिन इसको जो है आगे डेवलप करने के लिए उसके लिए काफी रिसर्च की जरूरत है, काफी पोजीशन पेपर्स की जरूरत है। उसमें जो है ये एक बड़ा अच्छा इसका आप कहें तो कि कुल मिला के कह सकते हैं योगेंद्र सर की जो आसियान के साथ जो भारत के संबंध वो लगातार और भी गहरे होते जा रहे हैं, और आसियान एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो सेंट्रलिटी केंद्रीय स्तंभ है वो भी बनता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही है। श्रुति मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और योगेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे G20 की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए उत्साह और जो तैयारी है वो अपने चरम पर है। नई दिल्ली में दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के नेता जुटने वाले हैं। इस दौरान पूरी दुनिया सशक्त भारत की झलक को देखेगी। जी समिट के लिए भारत में सज चुका है मंच। भारत पर है पूरी दुनिया की निगाहें। सज धज के साथ नई दिल्ली है तैयार। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। भारत आने लगे हैं मेहमान। भारत पलक पावड़े बिछाए मेहमानों की आगवानी के लिए पूरी तरह तैयार है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली आ रहे दुनिया के शक्तिशाली मेहमानों की खातिरदारी के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। पूरी दिल्ली को चमका दिया गया है, कहीं कोई कोताही न रह जाए, इसलिए सम्मेलन से ठीक पहले दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना अपनी टीम के साथ खुद ही सड़क पर उतर गए और साफ सफाई का जायजा लिया। सुरक्षा से लेकर यातायात और इमरजेंसी हालातों से निपटने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। तैयारी ऐसी की गई है कि परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने मोबाइल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया। अभी से ही पूरी अलर्ट हो गई है दिल्ली पुलिस। लगातार उन्होंने अपना रिहर्सल किया है, ड्रेस रिहर्सल किया है, और ये एडवाइजरी के थ्रू बताने की कोशिश करेगी कौन से रास्ते खुलेंगे, कहां आ सकते हैं, क्या क्या बाउंडेशंस रहेंगी, किन नियमों का पालन करना। ऐसे में 8, 9, 10 इन इलाकों के आसपास आने के लिए आपको एक स्पेशल परमिट होगा। इस मेगा आयोजन को लेकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खासी हलचल है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे विदेशी मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनकी सुविधाओं का भी सरकार पूरा ख्याल रख रही है। एयरपोर्ट पर हर फ्लाइट की मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे विदेशी डेलीगेट्स को एयरपोर्ट से आने और जाने के दौरान बेहतरीन अनुभव का एहसास होगा। डेलीगेट्स के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर G20 से संबंधित प्रमोशन वेलकम कटआउट्स लगाए गए हैं। G20 के लिए विदेश से दिल्ली आने वाले डेलीगेट्स की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ संबंध बनाया जा रहा है ताकि डेलीगेट्स को कोई असुविधा न हो। अतिथियों का ढोल नगाड़े और शास्त्रीय संगीत के भी शानदार शाही स्वागत किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन में खास मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। अलग अलग होटल के शेफ ने अपने मेन्यू तैयार किए हैं, उसी हिसाब से बर्तन भी डिजाइन कराए गए हैं। जहां
जहां विदेशी मेहमानों के लिए विशेष रूप से तैयारी की गई है, वहीं भारतीय संस्कृति का भी भरपूर ख्याल रखा गया है। दिल्ली के मंडपम कन्वेंशन सेंटर में हो रहे इस समिट में शामिल हो रहे नेता आर्थिक, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत मंडपम को ऐसा बनाया गया है कि वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा जीवंत होती दिख रही है। शंख, मोर पंख, पंचतत्व, योग, सूर्य शक्ति द्वारा देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का दर्शन तो कराया ही जाएगा, साथ ही जीरो से इसरो के जरिए स्वर्णिम इतिहास दिखेगा। सम्मेलन के पहले दिन सांस्कृतिक गलियारे को खोला जाएगा। इसमें वेद की पांडुलिपि सहित सम्मेलन में शामिल हो रहे देश की सबसे मूल्यवान और सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर भारत G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। ये कोशिश है कि हर आने वाला मेहमान भारत से सुनहरी यादें लेकर जाए। भारत की प्रमुख डिजिटल उपलब्धियों को दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में बाकायदा एक डिजिटल जोन भी बनाया गया है, जहां पर अतिथि डिजी लॉकर की व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन पर समाचार पत्रों में एक आलेख भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की अध्यक्षता में मानव केंद्रित प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वैश्वीकरण का जो लाभ है वो अंतिम छोर तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन पर समाचार पत्रों में अपने आलेख की शुरुआत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ की है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव भारत की आत्मा के साथ जुड़ा है और भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ये भाव स्पष्ट नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान यह विचार मानव केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में प्रकट हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद विश्व व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहला, इसका एहसास बढ़ रहा कि दुनिया के जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के महत्व को पहचान रही है। तीसरा, वैश्विक संस्थानों में सुधार के माध्यम से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान सामने है। G20 की हमारी अध्यक्षता ने इन बदलावों में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन का जिक्र करते हुए कहा, भारत की अध्यक्षता के तहत की गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक रही है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने पर पीएम मोदी ने कहा कि हमें एक रचनात्मक कार्य संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने भारत की पहल लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि तकनीक का लाभ उठाकर भारत ने असमानता को कम करने का काम किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि G20 के माध्यम से हम विकासशील देशों को DPI अपनाने में मदद करेंगे, ताकि वे समावेशी विकास की ताकत हासिल कर सकें। अपने आलेख में उन्होंने कहा कि भारत अपनी G20 की अध्यक्षता में जेंडर डिजिटल डिवाइड को पाटने, लेबर फोर्स में भागीदारी के अंतर को कम करने और निर्णय लेने में महिलाओं की बड़ी भूमिका को सक्षम बनाने पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने आलेख के अंत में उम्मीद जताई कि G20 के सदस्य देश भारत की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में यह सुनिश्चित किया कि हर आवाज सुनी जाए और हर देश अपना योगदान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन नई दिल्ली पहुंच गई हैं। हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की। तो लगातार जो डिग्निटरीज हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में ये पहुंची हैं भारत। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन और हम जानते हैं कि 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इसी में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। और G20 का जो एक अहम सदस्य है वो ब्राजील भी है। एक नजर भारत ब्राजील के संबंधों पर। भारत और ब्राजील एक दशक से भी अधिक समय से रणनीतिक भागीदार रहे हैं। कुदरती तौर पर भारत और ब्राजील ताकतवर देश हैं।
विश्व मंच पर दोनों देशों की काफी अहमियत है। भारत और ब्राजील अपने संबंधों को और मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नई वैश्विक व्यवस्था का साझा विजन ही भारत और ब्राजील के दूसरे विकासशील देशों के साथ मिलकर नए संगठन बनाने की प्रेरणा बना था। दोनों ही देश ब्रिक्स, IBSA, G20, G4, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मंचों में साझेदार बने। साथ ही संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को और WIPO जैसे बड़े बहुपक्षीय निकायों में भी बहुआयामी संबंध साझा करते हैं। 1948 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए और उसी साल दोनों देशों ने दूतावास भी खोले। अब बात व्यापार और निवेश की। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जब साल 2020 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे तो दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, निवेश, वाणिज्य, कृषि, साइबर सुरक्षा, तेल और गैस, पशुपालन और जैव ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और ब्राजील ने 2003 में रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वैश्विक स्तर पर बदलते परिदृश्य के मद्देनजर ब्राजील भारत के बीच बरसों पुराने संबंधों में कई आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परतों को समेटे हुए है। यही वजह है कि दोनों देशों के संबंध समय के साथ नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। और G20 शिखर सम्मेलन में विश्व के दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। हम उन नेताओं के जीवन सफर से भी आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस के बारे में। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस का जन्म ब्यूनस आयर्स में 2 अप्रैल 1959 को हुआ। ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय से 1983 में उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और फिर कानून पढ़ाना शुरू कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में वे राजनीति में सक्रिय हुए। अपने राजनीतिक जीवन के अधिकांश समय में वे पेरोनिस्ट जस्टिसियालिस्ट पार्टी से जुड़े रहे। 2003 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने नेस्टर किर्चनर के प्रचार अभियान की जिम्मेदारी संभाली और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान वे किर्चनर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में उनके साथ बने रहे। 2007 में जब क्रिस्टीना किर्चनर अपने पति के बाद राष्ट्रपति बनी तो अल्बर्टो फर्नांडिस उनके भी चीफ ऑफ स्टाफ बन गए, लेकिन 2008 में नीतिगत असहमति के कारण उन्होंने पद छोड़ दिया। 2019 में अल्बर्टो फर्नांडिस ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि भाजपा ने कहा है कि नहीं सहा जाएगा, सनातन धर्म का जो अपमान है वो नहीं सहा जाएगा। ये खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नेताओं की बैठक से पहले भारत की G20 अध्यक्षता की उपलब्धियां। भारत में G20 की अध्यक्षता ने कई नई पहलों और उपलब्धियों को जन्म दिया। भारत ने वार्षिक जो ये G20 अध्यक्षता है उसके विदेश मंत्रियों की बैठक में पूर्ण बातचीत के जरिए और स्वीकृत दस्तावेज प्रस्तुत करने में अग्रणी स्थान हासिल किया है। इस व्यापक दस्तावेज में सदस्य देशों के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना,
आतंकवाद का मुकाबला करना और वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं को संबोधित करने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। भारत की अध्यक्षता में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की गई। 2 दिनों तक चलने वाले 10 सत्रों में 125 देशों की भागीदारी के साथ इस ऐतिहासिक कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को विकासशील दुनिया की चिंताओं, विचारों, चुनौतियों और प्राथमिकताओं को आवाज देने के लिए एक मंच प्रदान किया। भारत की अध्यक्षता के दौरान मुख्य कृषि वैज्ञानिकों की G20 बैठक ने बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल यानी महर्षि के शुभारंभ का समर्थन किया, जो G20 देशों में शोधकर्ताओं और संस्थानों को जोड़ने, सूचना साझा करने को प्रोत्साहित करने और क्षमता निर्माण को व्यवस्थित करने के लिए तंत्र स्थापित करने का एक प्रयास है। G20 एम्पावर समूह की आरंभिक बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए G20 गठबंधन यानी एम्पावर G20 व्यापारिक नेताओं और सरकारों का एक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना है। साथ ही साथ G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक के बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर सहमति बनी। साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल को लेकर भी सहमति बनी। G20 की अध्यक्षता के दौरान G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की बैठक भी शुरू की गई, जिसमें बेहतर रोग नियंत्रण और महामारी की तैयारी के लिए एक स्वास्थ्य में अवसर जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ बहुपक्षवाद में सुधार और सुदृढ़ीकरण के प्रयास में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और बहुपक्षीय विकास बैंकों सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सुधारों पर चर्चा को भी पुनर्जीवित किया। तो एम्पावर का जो उद्देश्य था वो निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना, और तमाम जो उपलब्धियां रही हैं उनको भी भारत ने गिनाने का काम किया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। सनातन धर्म के खिलाफ हेट स्पीच देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके के उदयनिधि स्टालिन के बाद अब डीएमके के ही ए राजा ने भी सनातन धर्म का अपमान किया है। इन विवादित बयानों के बाद भाजपा विपक्ष पर फिर से हमलावर हो गई है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के नेता लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और उनका शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे हुए है। देश G20 के भव्य आयोजन में जुटा हुआ है। समूचा विश्व वसुधैव कुटुंबकम के थीम वाले इस सम्मेलन से दुनिया के कल्याण के लिए निकलने वाले नतीजों की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन विपक्ष वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र देने वाले सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर रंग में भंग डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन से शुरू हुआ विवादित बयानों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सीएम स्टालिन ने अपने बेटे के बचाव में जरूर कहा है कि लोग उदयनिधि के नजरिए को समझ नहीं पा रहे हैं। शायद ये मामले पर विराम लगाने का संदेश हो, फिर भी डीएमके के नेता रुकने को तैयार नहीं है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने सनातन पर बदजुबानी कर करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया है। इन विवादित बयानों के बाद भाजपा विपक्ष पर लगातार हमलावर है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के नेता लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और उनका शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे हुए है। हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और भाजपा की ओर से हम गांव-गांव जाके आपकी सच्चाई को उजागर करेंगे। जिन्होंने ऐसी बातें की है सनातन धर्म के बारे, भारत की संस्कृति सभ्यता के बारे, उनको शर्म आनी चाहिए। द कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर डिसगस्टेड बाय दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, और मुझे लगता है इनको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। आज पूरा देश यहाँ एक और कृष्ण जन्माष्टमी और दुनिया भर में धूमधाम से मना रहा है। वहीं पर कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हिंदुत्व को मिटाने की बात करें, जो सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करते हैं और उसकी तुलना ना जाने किन किन चीज़ों से कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, नफरत नहीं प्रेम के आदी हैं। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं।
कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने भी बुधवार को विवादित टिप्पणी की थी। अब बिहार से भी इसी तरह का मामला सामने आया है। आरजेडी बिहार के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा है कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने ही देश को गुलाम बनाया था। भाजपा राहुल गांधी, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है कि आखिर वे चुप क्यों हैं जब सनातन की आस्था पर हमले किए जा रहे हैं। राहुल, लालू और नीतीश अपनी जुबान कब खोलेंगे? बिना सनातन को खत्म किए नहीं खोलेंगे। अगर नहीं माफी मांगे तो देश का सनातन, बिहार का सनातन एक एक पाई का हिस्सा। इस बीच तमिलनाडु के भाजपा नेताओं ने राज्यपाल RN रवि से मुलाकात की। उन्होंने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मामला दर्ज करने और सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंत्री PK शेखर बाबू को बर्खास्त करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा है। जहां एक ओर भाजपा आपत्तिजनक बयान पर एक्शन की मांग कर रही है, वहीं तमिलनाडु सरकार उल्टा भाजपा नेताओं और पत्रकारों के ही पीछे पड़ती नजर आ रही है। तमिलनाडु पुलिस ने भाजपा नेता अमित मालविया और यूपी के एक पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तमिलनाडु पुलिस के इस कदम की आलोचना की जा रही है। उधर AIADMK ने DMK सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि ऐसी बयानबाजी मुद्दों से ध्यान भटकाने और स्टालिन सरकार की नाकामियां छिपाने के लिए की जा रही हैं। All are equal in front of law, irrespective of whether it is Udaynidhi or Amit Wali or anybody. If you take law into your own hands, law should do its work. वहीं हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी करने वाले उदयनिधि और कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। हालांकि सनातन धर्म पर दिए जा रहे विवादित बयान विपक्षी गठबंधन INDIA के कई धड़ों को रास नहीं आ रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व वाली पार्टी शिवसेना उद्धव की मजबूरी है कि वो इंडिया गठबंधन के इस एजेंडे का कैसे विरोध करे। लिहाजा संजय राउत ने DMK को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है। ऐसी ही सलाह ममता बनर्जी भी दे चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता इस पर खामोशी बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बंगाल दिवस को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हर साल 15 अप्रैल को पोइला वैशाख यानी बंगाली नववर्ष के दिन बंगाल दिवस मनाया जाएगा। और ममता सरकार के इस फैसले का पुरजोर राजनीतिक विरोध भी हो रहा है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल CV आनंद बोस से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को भुलाने और उन ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी करने की दुर्भावनापूर्ण मंशा का बीजेपी पुरजोर विरोध करती रहेगी। और यहां रुकेंगे बहुत एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ नाइट। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और अब बात करेंगे जन्माष्टमी की। पूरा देश आज जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक आज बस कान्हा के नाम की ही गूंज है। शहर शहर श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर उत्साह है। हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। मुकेश, जन्माष्टमी की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? मुकेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारी आवाज मुकेश तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मुकेश के पीछे जो एम्बियंस, जो आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं, वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर
राधे राधे कृष्णा कृष्णा। और देखिए भक्तों में किस तरह का जोश और उत्साह, लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं। मुकेश, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, लग रहा है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि एम्बियंस जो आवाज है वो बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से। लेकिन आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से पूरे भारत में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर धूम है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी की धूम दी है। इन तस्वीरों को आप देखिए, दही हांडी की तस्वीरें, और मुंबई में दही हांडी का जश्न और इस तरह से उत्सव मनाया जाता है जन्माष्टमी के दिन। और ये वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मथुरा, वृंदावन, पूरे देश में हमने जैसा कि आपको बताया कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे देश में चहुओर जन्माष्टमी की धूम है। तो पूरा देश ही कृष्णमय हो चुका है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी